नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का RKJ IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पार्टिकुलरली जब हम स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों को देखते हैं तो इनके द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है जो पूरे देश के राज्यों के लिए एक प्रकार से मॉडल बन जाता है कि हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। तमिलनाडु का क्लाइमेट एक्शन और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का अप्रोच एक बेसिक बिलीफ पर टिका हुआ है, जिसमें बोला जाता है कोई भी काम करना है तो सबसे पहले निचले लेवल पर रहने वाले व्यक्ति को आप शामिल करिए। पॉलिसी जब भी बनाई जाती है तो आप उस सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी बनाएं। क्लाइमेट चेंज आज के समय में हर किसी को प्रभावित कर रहा है, भले ही हम उतना ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर नहीं देते हैं। पार्टिकुलरली यदि हम खेती किसानी करते हैं तो खेती किसानी में किसान लोग किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। एग्रीकल्चर के पैटर्न में इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ में बदलाव हो रहा है और किसानों को मजबूरन बस ये बदलाव करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। जैसे कि मैं खुद यदि हमारे गांव की बात करूं तो हमारे गांव तरफ पहले गेहूं की फसल ठंडी के समय में और बारिश के समय में धान की मुख्य फसल, ये दो मुख्य फसल थी और तीसरा था सोयाबीन। बहुत अच्छी पैदावार होती थी पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे। इसके बाद ऐसा हो गया है कि लोगों ने सोयाबीन बोना बंद कर दिया। इसके अलावा उड़दा बोलते हैं, उड़दा बोना बंद कर दिया। उड़द की दाल पहले बढ़िया मिल जाती थी घर में ही, वो भी बोना बंद कर दिया। केवल और केवल गेहूं और धान की खेती किसानी करते रहे। इसके बाद सीधा सीधा इसका जो संबंध है क्लाइमेट से है, मतलब जब तक जलवायु हमारे खेती किसानी के हिसाब से नहीं रहेगी, हम जो चीज़ बो रहे हैं वो उस हिसाब से उसकी पैदावार नहीं होने वाली। अब लोगों ने केवल और केवल मक्का ही मक्का लगाना चालू कर दिया है। इस प्रकार का पैटर्न आ रहा है और अब ये दिक्कत आ गई है, लोगों का कहना है कि अब मक्का भी नहीं हो रहा है। एक परिवर्तन ये भी आया है कृषि में, एग्रीकल्चर में, कि बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो अब वो जो ज़मीन है, ज़मीन उतनी ही है लेकिन खाद की मात्रा बढ़ते जा रही है उतना ही पैदावार करने के लिए। ये परिवर्तन आया है। क्लाइमेट चेंज से खेती किसानी कैसे प्रभावित होती है? कभी बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, कभी बहुत लंबे समय तक पानी ही नहीं गिरा, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप तप गई है, कभी ओला तुषार, ये सारी चीज़ें हैं, कभी कीटों का प्रकोप हो जाना, ये सारी चीज़ों से किसान लोग प्रभावित होते हैं। नॉर्मली हम जब अपनी बात करते हैं, हम कैसे करके, आप ना तो खेती किसानी कर रहे हैं तो हम कैसे करके प्रभावित हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सीधे सीधे तरीके से प्रभावित करती हैं। तेज़ बारिश में बाढ़ आ गई है, उससे हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ गई है तो सूखा पड़ जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जाने से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया है कि सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना काफ़ी नहीं होता है, असली काम ज़मीन पर लोकल लेवल पर होता है। पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड होती हैं, मतलब जो योजनाएं कागज़ पर बन रही हैं उन्हें वास्तविक रूप से गांव, शहर, इकोसिस्टम में हमें लागू करना है। इसमें सभी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब लोकल लोग, जिसमें फार्मर, फिशरमैन, ट्राइबल्स, वुमेन ग्रुप्स की एक्टिव भागीदारी होती, तब जाकर के कोई क्लाइमेट से जुड़ा हुआ काम सफल हो पाएगा। इसके बाद हमने जो भी काम किए हैं, रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड, मतलब ग्राउंड पर किए गए काम के आउटकम्स और इम्पैक्ट को साइंटिफिकली मेजर्स किया जा सकता है। जैसे कार्बन इमिशन रिड्यूस हो गया है, ट्री हमारे ग्रो कर रहे हैं, वेटलैंड हमारे
रिस्टोर हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमें तमिलनाडु में देखने को मिली हैं। इसलिए तमिलनाडु सरकार मानती है कि क्लाइमेट लीडरशिप टॉप से डाउन की तरफ नहीं बल्कि डाउन से अप होनी चाहिए, यानी ग्राउंड से शुरू होकर के पॉलिसी पहुंचे। यहाँ की सरकार ने जो प्रिंसिपल्स अपनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए तमिलनाडु ने इंडिया में सबसे अर्ली और डेडिकेटेड एजेंसी में से एक बनाई, जिसका नाम रखा गया है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शॉर्टकट में TNGCC इसको बोला जाता है। इसका काम है पूरे राज्य में होने वाले क्लाइमेट रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करना। इसका मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, NGO, रिसर्चर, कमिटी, इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म में लेकर के आएंगे। दूसरा काम ये रखा गया है ट्रैकिंग का है कि क्लाइमेट एक्शन में हमने जो भी कदम उठाए हैं तो प्रोग्रेस कैसे हो रही है, एमिशन रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोस्टल इरोजन कम हुआ है या नहीं। इस प्रकार से देखा जाए ये जो संस्था बनाई गई है सेंट्रल हब का काम कर रही है पूरे तमिलनाडु के क्लाइमेट इनिशिएटिव प्लान को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। आगे बताया जाता है कि ये जो संस्था बनाई गई है TNGCC 4 मेजर मिशन के साथ क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ा रही। पहले नंबर की बात यह है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। ये मिशन लाया गया है ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम बना सकें, जैसे कि एमिशन को कैसे रिड्यूस करेंगे। एमिशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जो जगह जगह से कार्बन एमिशन हो रहा है, चाहे वो मोटर व्हीकल हो चाहे वो अन्य सोर्स हो। इसके बाद ग्रीन तमिलनाडु मिशन सरकार लेकर के आई। इसका एम है कि लार्ज स्केल में हम प्लांटेशन करेंगे, ग्रीन कवर को इंक्रीज करेंगे, डिग्रेडेड लैंडस्केप को हम कैसे करके सुधार सकते हैं। इसके बाद वेटलैंड को भी सुधारने की बात करी जाती है, क्योंकि वेटलैंड की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसमें झीलें, मार्सेस, बैक वाटर, इन सब को प्रोटेक्ट करना है और रिवाइव करना है, क्योंकि वेटलैंड्स क्लाइमेट बफर की तरह काम करते हैं। जैसे समुद्र के किनारे जो मैंग्रोव्स रहते हैं वो बाढ़ से समुदाय की रक्षा करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन है। कोस्टल इरोजन को कंट्रोल करना, मैंग्रोव रेस्टोरेशन और जो मछुआरा समुदाय हैं उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित बनाना। इसके लिए इन चारों मिशन के लिए जो संस्था है 3 बड़े गोल्स को अचीव करता है: एमिशन रिडक्शन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, लाइवलीहुड रेजिलेंस। एमिशन रिडक्शन का मतलब आप समझते हैं कि हवा में कार्बन और ग्रीन हाउस गैस को हम कैसे कम करेंगे। इकोसिस्टम रिस्टोर करना मतलब फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोस्ट और बायोडाइवर्सिटी को हम फिर से जिंदा करेंगे। लाइवलीहुड मतलब स्पेशली जो आदिवासी समुदाय हैं, जंगलों में रहते हैं, क्लाइमेट शॉक्स को कैसे करके झेल सकते हैं। फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन से बचाने की क्षमता ये संस्था बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद तमिलनाडु का टारगेट है कि वो 2070 से काफ़ी पहले नेट जीरो बन जाएगा। मतलब जितना कार्बन छोड़ेगा उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ओवरऑल एमिशन जीरो के बराबर हो जाएगा। इस गोल को वैज्ञानिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से अचीव करने के लिए राज्य ने जैसे कि एक डिटेल्ड ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री तैयार करी, जिसमें 2005 से 2019 तक हर साल कितने एमिशन हुए, किस सेक्टर से हुए, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, वेस्ट, अलग अलग जगह से डेटा उठाया गया। साथ ही उन्होंने एक डिटेल्ड नेट जीरो पैथवे भी तैयार किया है। इसका मतलब ये हो गया है कि स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार करना कि तमिलनाडु कैसे एमिशन रिड्यूस करेगा, कहाँ पे एडजस्ट करेगा, कौन से सेक्टर में रिफॉर्म करने की उसको ज़रूरत है। इसके बाद स्टेट की जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, इसके फाइंडिंग पॉजिटिव और इंकरेजिंग ट्रेंड दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि तमिलनाडु की क्लाइमेट परफॉर्मेंस अच्छे डायरेक्शन में जा रही है।
एमिशन बढ़ नहीं रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तमिलनाडु के सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में से यदि हम बात करें, बहुत सारे स्टेट में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उसमें तमिलनाडु भी आता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, यहाँ पर रिफाइनरी लगाई गई हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। इसके बावजूद भी 2019 में पूरे इंडिया के टोटल एमिशन में तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन मात्र 7% था। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है ज़्यादा CO2 एमिशन करना। ये चीज़ बताती है कि तमिलनाडु ने उद्योगों को क्लीनर और मोर एफिशिएंट बनाने पर बहुत काम किया है। फिर डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है, 2005 से 2019 के बीच में तमिलनाडु ने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को GDP का लगभग 60% तक रिड्यूस कर दिया। एमिशन इंटेंसिटी टू GDP, इसका क्या मतलब है? कितना कार्बन एमिट हो रहा है पर यूनिट इकोनॉमिक आउटपुट। इसका मतलब ये है, यदि हम एक ठो पेन भी बना रहे हैं तो पेन बनाने में हम कितना एमिशन कर रहे हैं। 60% हमने रिडक्शन कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया है कि तमिलनाडु की इकोनॉमी ग्रो हुई है, इंडस्ट्री एक्सपांड हुई है, लेकिन प्रति यूनिट GDP बहुत कम एमिशन हुआ है। इसके बाद ये जो इम्प्रेसिव प्रोग्रेस है वो कई टारगेटेड स्टेप्स की वजह से संभव हो पाई है। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, तब जाकर के तमिलनाडु यहाँ तक पहुँच पाया है, इतने जल्दी वो नहीं पहुँच पाता। रैपिड एक्सपांसन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तमिलनाडु तेजी के साथ में आगे बढ़ा है। इसके बाद जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको ठीक किया गया है। इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और एप्लायंस को एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है ताकि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें और कम एमिशन हो। इसके बाद इंडस्ट्री को डीकार्बनाइजेशन किया गया है। इसमें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बोला गया है कि आप क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आप अपनाइए। इसके बाद एम्बिशियस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम, इसमें सरकार कहती है हमारी जो बसें हैं, टैक्सी है, गवर्नमेंट जिनमें आती जाती है, हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देंगे। एम है सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इलेक्ट्रीफाई कर दें ताकि लोग भी इससे, कहना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कर सकें। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि 60% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, तमिलनाडु की टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी में से 60% तो रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है। रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है, इसका मतलब ये हो गया है कि ज़्यादातर हम पानी से बिजली बना रहे हैं या फिर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भूतापी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से इनका यूज़ हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 30% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब तमिलनाडु पूरे भारत में एक प्रकार से मॉडल की तरह काम कर रहा है। बहुत सारे प्रयास भी हैं जो हमें बताते हैं कि वाकई तमिलनाडु आखिर कैसे करके इतने आगे बढ़ गया है। तमिलनाडु का टारगेट है कि 2070 के पहले ही नेट जीरो को हासिल कर लेगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए राज्य ने बॉटम अप क्लाइमेट एक्शन चालू कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि शुरुआत ग्राउंड लेवल से होगी, मतलब शुरुआत गांव से करेंगे, गांव से जिला, जिला से स्थानीय निकाय, इसके बाद पूरे राज्य की हम बात करेंगे। ऐसा प्लानिंग है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। जैसे हाल फिलहाल में कुछ प्रयास यहाँ पर बताए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल डीकार्बनाइजेशन प्लान चालू किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग रोड मैप है कि उस डिस्ट्रिक्ट में एमिशन हम कैसे कम करेंगे। रियल टाइम क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ऐप भी है। वसुधा फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप हुई है। एक ऐसा डिजिटल टूल बनाया गया है जो क्लाइमेट एक्शन को रियल टाइम में ट्रैकिंग करता है। क्लाइमेट एक्शन को लोकल गवर्नेंस का एक प्रकार से हिस्सा बना दिया गया है, जैसे कि पंचायत, जिलाधिकारी, म्यूनिसिपैलिटी जैसे लोकल अथॉरिटीज़ भी क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजन और मॉनिटरिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लोकल गवर्नेंस ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके अलावा 4 पायलट प्रोजेक्ट नीलगिरी, कोयम्बटूर, रामनाथपुरम और
विरुधनगर के डीकार्बनाइजेशन प्लान्स बताते हैं। ये चारों जिलों में 2050 तक प्रोजेक्टेड एमिशन का 92% तक रिड्यूसन हो जाएगा, एबेट हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में जितना एमिशन होना था उनका लगभग पूरा हिस्सा कम किया जा सकता है। अब ये आखिर कैसे हो सकता है? क्लियर एनर्जी को अडॉप्ट करो, जैसे सोलर, वाइंड, बायोमास। मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री को एनर्जी एफिशिएंट और लो कार्बन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमें लेकर के आना, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना है, मैंग्रोव को रेस्टोर करना है, सॉइल कार्बन इंक्रीज करना है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद इन 4 जिलों में एक और बड़ी क्षमता है। 2050 तक ये लगभग 3 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट सिक्वेस्टर कर सकते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन करने का मतलब है वातावरण से कार्बन एब्सॉर्ब करके स्टोर करना, जैसे फॉरेस्ट करते हैं, सॉइल भी कर सकती है, वेटलैंड भी कर सकते हैं, मैंग्रोव भी कर सकते हैं। सिर्फ एमिशन को कम करना नहीं है, बल्कि कार्बन को पकड़ के भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर 2 मेजर साइंटिफिक फाउंडेशन बताए जाते हैं कि इन 4 जिलों में इतना अच्छा काम यदि हम कर पा रहे हैं तो वो कैसे कर पा रहे हैं। डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन्वेंट्रीज, कौन सा जिला कितना CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट कर रहा है, कौन से सेक्टर से हो रहा है, इसका पूरा डाटा कलेक्ट करो। दूसरी बात है कि डिटेल्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी असेसमेंट, पास्ट क्लाइमेट डेटा, प्रेजेंट क्लाइमेट डेटा एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, तब जा कर के यहाँ हम इतना बेटर काम कर पाए हैं। इस प्रकार से जो असेसमेंट किया जा रहा है, इससे एक लगातार और चिंताजनक फाइंडिंग भी निकल करके आई थी कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ इन 4 जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और ग्लोबली, तो वार्म डेज में 95% की बढ़ोतरी होगी। 2100 तक गर्म दिनों की संख्या लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी और हीट वेव ज़्यादा चलेंगी, साइक्लोन भी ज़्यादा आएगा। पर्सिपिटेशन में सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, बाढ़ बहुत आएगा। रीजन पर सीरियस इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। ये स्पेशली नीलगिरी जैसे पहाड़ी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। इसका मतलब यही है कि क्लाइमेट इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे और लोकल वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नीलगिरी और कोयम्बटूर जिलों में ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कुछ मेजर कारण यहाँ पर बताए जाते हैं कि नीलगिरी में टोटल एमिशन रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। नीलगिरी में टोटल एमिशन का लगभग 43% है। कोयम्बटूर में कुल एमिशन का लगभग 36% है। कार, बस, ट्रक से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। रेसिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन थोड़ा सा और भी ज़्यादा यदि हम डीपली एनालिसिस करते हैं, विरुधनगर जिले में ग्रीन हाउस गैस इमिशन के टॉप 3 रीजन पता किए गए हैं। पहले नंबर का है सीमेंट प्रोडक्शन 37%। सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा CO2 एमिट करती हैं। दूसरा है रोड ट्रांसपोर्ट 20% योगदान दे रहा है। एंड इसके बाद तीसरे नंबर में आता है इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजप्शन 16% योगदान दे रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज में चलने वाली मशीन्स और फर्नेस भी बड़ी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करके CO2 को एमिट करती हैं। इसके बाद जब हम रामनाथपुरम में एमिशन के मेन ड्राइवर्स की बात करते हैं, तो जिसमें बताया जा रहा है कि जो पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 28% योगदान दे रही है। मतलब जो पावर प्लांट जिससे बिजली पैदा हो रही है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी की बात हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़े एमिटर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर राइस की खेती भी होती है, तो बोला जा रहा है जो राइस की खेती हो रही है इससे भी अच्छा खासा पॉल्यूशन हो रहा है 12%। धान की खेती मीथेन गैस एमिट करती है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एमिशन डाटा को एनालिसिस करने के बाद हर जिले के लिए एक सॉवल रेडी प्रोजेक्ट लिस्ट तैयार करी गई है।
शॉवल रेडी मतलब तुरंत किए जा सकने वाले कुछ प्रयास है। ये प्रोजेक्ट जिसमें इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा हमें बिजली से चलने वाले वाहनों के ऊपर फोकस करना है। और हम खुद ये सोचते हैं, गाड़ी लेने के लिए कौन नहीं सोचता है कि पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, हम कार ले लेते हैं इलेक्ट्रिक वाली, लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा हाई है। दूसरी बात यह है, उनका मरम्मत मेंटेनेंस अभी इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है जितना डीजल और पेट्रोल इंजन के मैकेनिक आपको मिल जाएंगी। तीसरी बात यह है, 250 किलोमीटर की रेंज दिया है लेकिन चल रही है 70-80 किलोमीटर। अब बीच में कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग सफ़र करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कार लिए ही इसलिए हैं क्योंकि हम लंबा सफ़र ही करते हैं। चार्जिंग स्टेशन इतने हैं नहीं, कहाँ और कैसे करके चार्ज कर लेंगे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे कि सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, कंपोजिटिंग कैसे करेंगे, रिसाइकलिंग कैसे होगा कूड़े कचरे का। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन भी एक प्रमुख हमारा पॉलिसी रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, जिसमें एफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेड लैंड रेस्टोरेशन जैसे प्रयास किए गए। चौथे नंबर का जो प्रयास है वो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन से है, मतलब कैसे करके हम इंडस्ट्री को क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करें, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि मशीन पहले चल पाती थी 2 घंटे, अब वो 3 घंटे चलेगी, हम ऐसा उसको बनाएं, मतलब उसकी भी देखभाल करके ये चीज़ हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब नीलगिरी में सुझाए गए क्लाइमेट प्रोजेक्ट अगर मॉडरेट लेवल पर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है 2030 तक नेट जीरो बन जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का मॉडल बन जाएगा। जो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है 2047 तक नेट जीरो बन जाएगा, लेकिन एग्रेसिव सिनेरियो में मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल को अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम, अब जैसे लाइफस्टाइल में हम कैसे ला सकते हैं, हम इसकी शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं। अब देख लीजिए, पहली जो शुरुआत है हम बिजली से करते हैं। हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो कैसे करके बनी है और कहाँ से आ रही है, ये विचार करें। इसके लिए हम खुद अपने घर में सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेटर तरीका है हमारे लिए। इसके बाद कोयम्बटूर और विरुधनगर के एग्जाम्पल की बात करी जाती है कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करी है, इसलिए एमिशन भी ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से ये दोनों 2055 तक ही नेट ज़ीरो को अचीव कर पाएंगे। अब सब शहर के लिए, पूरे राज्य के लिए एक डेट नहीं रखी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। शहर की स्थिति के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि भाई ये जो शहर हैं कब तक क्लीन सिटी बन पाएंगे। आगे राइटर का कहना है कि तमिलनाडु अभी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन जल्दी ही सभी जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे क्लाइमेट एक्शन और डीकार्बनाइजेशन प्लान हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड कहना चाहिए एक प्रकार से प्लेटफार्म है। आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको हासिल हो रहा है, आप उसको फुलफिल करिए, पूरा करिए। अगर कोई वर्क ट्रैक नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे इग्नोर या फिर डिले हो जाता है, इसलिए सबसे पहले उसकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे राइटर का कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ और इफेक्टिव रहे, इसके लिए 4 पायलट डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया गया है। क्या चीज़? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, PMU। ये टीम मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन संभालने वाली है। तमिलनाडु की अन्य जो मेजर क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो हमारे लिए काम की है, जैसे कि लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, मैंग्रोव को रिस्टोर करना, मैंग्रोव वन को। इसके अलावा वेटलैंड रिस्टोरेशन भी एक प्रमुख काम है, एंड बायोडाइवर्सिटी को कैसे करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में 20 वेटलैंड अब रामसर कन्वेंशन के द्वारा इंटरनेशनली महत्वपूर्ण घोषित किए जा चुके हैं, और राज्य ने सुनिश्चित किया है कि हर 30% लैंड एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा, जैसे फॉरेस्ट सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स।
तमिलनाडु का जो कोस्ट लाइन है 1068 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे कोस्टल बेल्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट रिस्टोर किए जा रहे हैं, मैरीन इकोसिस्टम, सी स्केप्स रिवाइव किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कोस्टल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड को सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब कैसे करके रोजी रोटी उनकी बनी रहे। हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि आप मछली मत पकड़ो, मछली ख़त्म हो जाएगी, पेड़ मत काटो, पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है उनका। और वहाँ रहने वाले जो लोग रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा पेड़ काट करके नहीं गिराना है, एक डाल काटने से हमारा काम चल जाएगा। तो तमिलनाडु एनर्जी और इंडस्ट्री के ऊपर अकेले फोकस नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर, जिसमें राइस कल्टीवेशन है, सॉइल कार्बन मैनेजमेंट है, लाइव स्टॉक की बात करें जिसमें मीथेन मैनेजमेंट, एंड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट, सीवेज, लैंडफिल एमिशन, सबके ऊपर काम किया जा रहा है। अब तमिलनाडु सरकार जो काम कर रही है इसमें लोकल लोग, फार्मर्स, वुमेन ग्रुप्स, यूथ क्लब, सबको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा रहा है। इससे जो क्लाइमेट से लड़ाई लड़ने की हमारी कैपेसिटी है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लोकल और सब लोकल लेवल पर, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, वही फ्यूचर में राज्य की इकोनॉमी, स्टेट की इकोसिस्टम, तमिलनाडु के कम्युनिटीज़ को आकार देने वाले हैं। ये मॉडल बता रहा है कि आप बड़े बड़े टारगेट अनाउंसमेंट मत करते रहिए। असली लीडरशिप तो तब आएगी जब आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो विजिबल हो, वेरीफिएबल हो, डेटा से प्रूव हो सके, पार्टिसिपेटरी हो, हर इंसान जिसमें पार्टिसिपेट करे। अब यहाँ पर 2 सेंट्रल टूल बताए जाते हैं। तमिलनाडु ने जो भी कदम उठाया है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल डिकार्बनाइजेशन प्लान्स एंड रियल टाइम क्लाइमेट ट्रैकर, ये 2 चीज़ काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।